नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करें बीजेपी में मच रहे बवाल की, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है और उपचुनाव भी हैं। 15 से लगभग राज्यों में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और उपचुनाव चल रहे हैं और जल्दी ही अब नतीजों का इंतजार भी है, क्योंकि बहुत जल्दी मतदान होगा। जैसे आपको बता दें कि झारखंड में 13 तारीख को पहले चरण का मतदान है, उसके बाद दूसरे चरण का 20 तारीख को, और उसी तरह महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 20 नवंबर को वहां पर मतदान है, वहां एक ही चरण में हो रहा है और 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के साथ साथ उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इन चुनावों ने बीजेपी में बवाल मचा दिया है। जी हाँ, राजनीतिक दलों की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिस धर्म की राजनीति करने में लगी हुई है वही धर्म की राजनीति उसके लिए मुश्किल खड़ी करती जा रही है। जिस तरह से योगी के बयान को पहले सब जगह फैलाया जा रहा था, जिस तरह से योगी ने जब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया था, उसके पोस्टर्स तक महाराष्ट्र में छपवाए गए, जगह जगह पोस्टर्स लगवाए गए और अब वो ही बयान बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करता जा रहा है। बीजेपी के अपने ही नेता उसके लिए जो है अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उन बयानों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी यानी एनडीए में जो सहयोगी दल हैं वो उन बयानों से किनारा कर रहे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि योगी का जो ये नारा है बटेंगे तो कटेंगे, अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस नारे के चलते बीजेपी जो जीतने की सपने सजा रही थी, जो ये राह देख रही थी कि उसको फिर से, यानी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी और अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पर भी उसे जीत हासिल होगी। इस तरह के जो सपने बीजेपी सजा रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि जो इस तरह की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके उसे फायदा मिलता है। लेकिन अब यहां पर कहानी पूरी उल्टी होती नजर आ रही है, क्योंकि अपने ही जो नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी जाहिर करते हुए बहुत कुछ कह रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अभी जो सामने आ रहा है वो नितिन गडकरी का आ रहा है। नितिन गडकरी ने खुले तौर पर ऐसे नेताओं को जो धर्म की राजनीति करते हैं या इस तरह के नारे देते हैं या संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उन पर जिस तरह से निशाना साधते हैं, उस तरह के लोगों के लिए जो है कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। क्या कुछ बोले पहले नितिन गडकरी, मैं आपको बता देती हूं। तो नितिन गडकरी ने कहा है कि जैसे फसल में बीमारियां बढ़ती हैं वैसे ही पार्टी में आने वाले लोगों के साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। बीजेपी की राजनीतिक फसल बढ़ रही है, खराब हिस्से पर कीटनाशक छिड़कना होगा। अब ये बड़ा बयान जो है नितिन गडकरी की तरफ से दे दिया गया और इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, ये सोचने की कोशिश की जा रही है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नितिन गडकरी का निशाना था किस तरफ, किसे उन्होंने बाहरी बता दिया और किस पर कीटनाशक छिड़कने की बात कर दी। अब उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया और ये आप जानते ही हैं, नितिन गडकरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो कुछ भी बोलने से पहले या फिर वो सोचते नहीं है, वो ये जो भी उनके मन में होता है, या अगर उन्हें अपनी पार्टी की आलोचना करनी होती है, अगर उन्हें सरकार की आलोचना करनी होती है, वो खुलकर करते हैं। जो भी बात उन्हें पसंद नहीं आती है वो खुलकर उसका विरोध करते हैं, उस पर बयान देते हैं और यही एक वजह भी है कि वो बीजेपी आलाकमान को खटकते हैं और उनके खटकने का नतीजा यही है कि धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी चुनाव प्रचार अभी चल रहा है उसमें नितिन गडकरी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले इस बयान के मायने क्या हैं, इस पर क्या कहने की कोशिश की है, किस पर निशाना साधा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? गडकरी का जो बयान आया है वो एक तरीके से जो बीजेपी में बाहर जो दूसरी दलों से जो नेता आए हैं और उनके जो बयान चल रहे हैं, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, बयान तो उनके भी आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम के उसी पर पैटर्न पर जाते हैं। वो पूरी कोशिश होती है कि चुनाव के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए जिससे पार्टी को फ़ायदा मिल सके। लेकिन जो दूसरे दल से जो नेता आ रहे हैं बीजेपी में, और आजकल तो बीजेपी की एक नीति चल रही है कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए उसमें तोड़फोड़ करो और वहाँ से विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को अपने पाले में ले आओ। आज बीजेपी के जो खुद के नेता हैं वो साइडलाइन होते चले जा रहे हैं और जो दूसरे दलों से जो नेता आ रहे हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। आप चाहे बीजेपी में इस समय कम से कम आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो या तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जो दूसरे दलों से आए हैं और उनके जो बयान होते हैं, आपने सुना होगा हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान,
आप उनका पूरा यदि आप भाषण सुन रहे हैं तो आप सुन नहीं पाएंगे, इस तरीके के वो आग उगलते हैं। और इस समय जैसे कटेंगे बटोंगे तो कटोंगे जिस तरीके से बयान चल रहे हैं, उसको लेकर गडकरी ने सीधा सीधा बोला है कि भाई इस तरीके के बयानों की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी में जैसे आपने मणिपुर का ही मामला हम ले लेते हैं, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, वो भी पहले कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। उनका भी एक टेप इस समय चल रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि हिंसा फैलाने के लिए, अब ये पता नहीं वो टेप ओरिजिनल सही है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें वो हिंसा भड़काने वाली बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के आप बयान सुनते ही रहते हैं, योगी जी का बयान भी एक इस समय चर्चाओं में बना हुआ है कि बटोंगे तो कटोंगे, इस तरीके का। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर नितिन गडकरी ने सीधा सीधा बोला है कि प्रशासन और सरकार इसको हमेशा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। एक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन जब आप सरकार में हैं तो इस तरीके के बयान स्वीकार नहीं हो सकते। लेकिन गडकरी की कितनी सुनी जाती है पार्टी के अंदर। गडकरी के लिए कहा जाता है कि वो जो भी बात होती है वो खुलकर बोलते हैं, और शायद इसीलिए पार्टी के अंदर उनको किनारे कर दिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में उनका बीजेपी उपयोग करेगी, लेकिन अब तो अमित शाह ने सीधा बोल दिया है कि यदि सरकार बनती है हमारी तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में कैसे रिश्ते हैं ये सबको पता है। दोनों नागपुर से ही आते हैं, और नागपुर से आने के बावजूद दोनों के बीच में जो स्थितियां हैं वो सीधा सीधा सामने ही दिखाई देती हैं। ये भी कहा गया था कि जब गडकरी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो जो फडणवीस का खेमा था उनको हराने की कोशिश कर रहा था, और हालत ये हुई कि विदर्भ रीजन में 10 सीटें आती हैं लोकसभा की, और बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती, और वो भी नितिन गडकरी की सीट जीती। तो आपसी टकराव का, आपसी मतभेद का बीजेपी को नुकसान तो हो ही रहा है। और आज जो गडकरी का जो बयान है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी की हालत क्या है। यानी वो नाराज है इस वजह से कि बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, क्या आप ये भी कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और बीजेपी के जो आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है। और ये नाराजगी खाली गडकरी ने जो गडकरी के अंदर ये चीज़ बोल देते हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो इस चीज़ को बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता है कि यदि कुछ बोलेंगे तो अभी जो कुछ भी मिल रहा है उससे भी बिल्कुल किनारे कर दिया जाएगा। तो इसलिए पार्टी के अंदर बहुत ही कम ऐसे लीडर हैं जो खुलकर बोल पा रहे हैं। गडकरी जरूर उनमें से एक हैं जो बोलते हैं, और उसका उनको नुकसान भी हुआ है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के जो मेंबर्स थे उससे उन्हें हटाया गया, बीजेपी की सेंट्रल चुनाव समिति थी उससे उनको हटाया गया, और उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को शामिल कर लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में गडकरी सबसे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पिछले 11 साल से उनके पास एक ही विभाग चल रहा है। उनको हर बार सड़क परिवहन मंत्रालय थमा दिया जाता है। तो ना तो उनके पास कोई भारी भरकम मंत्रालय दिए जा रहे हैं, कोई पार्टी के अंदर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। अब महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और महाराष्ट्र से ही वो आते हैं, लेकिन उनकी कितनी रैलियां महाराष्ट्र में चल रही हैं आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से उनके 1 या 2 प्रचार की रैलियां डेली उनकी होती हैं। बाकी बीजेपी के जो बाहरी नेता दूसरी दलों से जो आए हैं उनके लगातार दौरे चल रहे हैं। पार्टी के अंदर ये गडकरी के अंदर की जो वो चीज़ है वो साफ दिखाई दे रही है कि जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी जो वाजपेयी के समय पर थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है, और वो उनके बयानों में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पर गडकरी के बयान से जो है बवाल मचा हुआ है, साफ साफ निकल कर आ गई है कि बीजेपी के अंदर चीजें ठीक नहीं है। बीजेपी के अपने नेता ही वो जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे खुश नहीं है। बीजेपी आलाकमान जिस राह पर बढ़ रहा है, जिस दिशा में बढ़ रहा है, उससे उसके अपने नेता जो पुराने नेता हैं, जो बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो सभी नेता नाराज है, और जिसमें सबसे पहला नाम गडकरी का निकल कर आ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की हो। कई मुद्दों पर वो खुलकर अपनी राय रखते रहे। उनका एक पुराना वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, पहले उस वीडियो को सुनेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जाति चा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना माने, कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात।
तो अब नितिन गडकरी का ये पुराना बयान है जो अभी तेजी से वायरल हो रहा है, एक बार फिर से मतलब लगातार इसकी चर्चा तेजी से हो रही है क्योंकि उन्होंने साफ साफ जातिगत जनगणना का एक तरह से समर्थन कर दिया है और जो जाति के नाम पर जो राजनीति होती है उसका एक तरह से उन्होंने विरोध भी किया है। तो इस बयान पर भी अब कई तरह से चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई, इसको लेकर क्या अपडेट है? हाँ, नितिन गडकरी जाति की बात कर रहे हैं जबकि उनकी पार्टी इस समय पूरी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रही है। मतलब एक तरीके से नितिन गडकरी ने तो ये सीधा सीधा कह दिया था कि धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति समाज की होनी चाहिए। जो उन्होंने बोला कि राजा को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के अंदर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये अलग अलग स्टेटों के, उनके जो बयान चल रहे हैं उससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष सरकार चलाना चाहते हैं। सीधा सीधा उनके जो बयान चल रहे हैं, यदि वो घुसपैठिए की बात करते हैं तो सिर्फ एक वर्ग को निशाना बनाने के लिए बात करते हैं, वो दूसरे वर्ग के लिए नहीं करते हैं। यदि जैसे आपका बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है वहाँ मुस्लिम वहाँ से आते हैं, इंडिया में काम की तलाश में आते हैं, वहाँ हिंदुओं की भी संख्या होती है। तो अब पहले तो CAL जो लेके आया जा रहा था वो इसीलिए लेके आया जा रहा था कि एक ही वर्ग उनके निशाने पर था। तो सीधा सीधा मामला वही है क्योंकि चुनाव के समय पर इस मुद्दे को उछाला जाए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए और इसके लिए वो एक तरीके से जो गठबंधन धर्म है उसको भी निभाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी MBA का जो साझा घोषणा पत्र सामने आया, लेकिन महायुति का साझा घोषणा पत्र सामने नहीं आया क्योंकि अजित पवार ने साफ मना कर दिया कि आपके जो मुद्दे हैं और हमारे मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने शिंदे के साथ अपना एक संयुक्त घोषणा पत्र निकाला, लेकिन अजित पवार ने अपना अलग निकाला। लेकिन आप महायुति में देखेंगे तो उनकी गारंटी है, जबकि उसमें भी उद्धव ठाकरे की पार्टी जो पहली बार पिछले 5 साल पहले उस साथ में जुड़ी है MBA के साथ में, उन्होंने भी उस जो घोषणा पत्र है उसके बाद जॉइंट को एक घोषणा पत्र निकाला, बाद में उद्धव ठाकरे की तरफ से अपना एक घोषणा पत्र और जारी किया गया, लेकिन वो सारे मुद्दे उनको वही थे जो MBA के घोषणा पत्र में शामिल थे। वहाँ किसी तरीके का विवाद नहीं है। आप ये भी देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति में आपस में इतना घमासान मचा हुआ है कि 8 सीटों पर महायुति के जो उम्मीदवार हैं आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि MBA में एक भी सीट, खाली एक सीट है, वो बाकी किसी भी सीट पर इस तरह के आमने सामने की लड़ाई नहीं है। ये बिखराव सीधा सीधा इसीलिए दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो उनके सहयोगियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। गडकरी जो बात कर रहे हैं वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि जो आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं वो उसको एक शासक के रूप में नहीं करना चाहिए। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप बिल्कुल धार्मिक मुद्दे की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं के मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, आप सरकार चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, तो इस तरीके के बयान से दूर रहना चाहिए। और इसी को लेकर आपके अजित पवार हो या बिहार के CM नीतीश कुमार हो, ये तो खुलकर बोल रहे हैं। पार्टी बीजेपी के अंदर आज की तारीख में जो बोलने की वो जो पहले आज़ादी थी वो अब नहीं रही है, और इसीलिए बीजेपी का दूसरा नेता इतना खुलकर नहीं बोल पा रहा है जितना कि गडकरी बोल रहे हैं। गडकरी का भले हमने पहले ही बताया कि उनको किनारे करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी गडकरी अपनी बात लगातार रख रहे हैं और इसके चक्कर में उनको महाराष्ट्र में भी अब किनारे किया जा रहा है। चुनाव प्रचार आप देख ही रही हैं, पहले शुरुआत में तो लगा था कि गडकरी के ऊपर कमान दी जा रही है क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही थी महाराष्ट्र की लड़ाई वो लगभग हार चुके हैं। लेकिन जब हरियाणा के रिजल्ट आए उसके बाद बीजेपी को लगा कि नहीं, शायद यहाँ पर भी कुछ बदलाव हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने गडकरी को किनारे करना फिर दोबारा से शुरू कर दिया है। तो इसका नुकसान ही बीजेपी को होना है, इसमें कोई फायदा नहीं होना है। मतलब साफ है कि जो योगी ने जो बटेंगे तो कटेंगे जो बयान दिया उससे बीजेपी को भारी नुकसान होता ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके अपने नेता, अभी शुरुआत में अगर हम देखें तो सहयोगियों ने नाराजगी जाहिर की थी, अजीत पवार खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अब नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जिससे ये साफ है कि जो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है या समुदाय विशेष को निशाना बनाने की जो राजनीति करती है, उन्हें किनारे लगाने की जो राजनीति करती है, वो अब उसके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और अभी अगर हम पहले यहाँ पर अजीत पवार की बात करते हैं, नितिन गडकरी ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की उससे साफ है कि बीजेपी के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस बयान ने जो योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसके बाद बीजेपी की तरफ से थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता, जब इस पे बवाल मचने लगा बटेंगे तो कटेंगे, तो थोड़ा मिलता जुलता ही एक दूसरा बयान दिया गया। वो एक
वो दिया गया एक है तो सेफ है। पीएम मोदी ने भी कई बार इस बयान को दोहराया, कई जगह पर अब बीजेपी के दूसरे नेता या बीजेपी के जो दिग्गज हैं, आला कमान है, वो इस बयान को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन उसका मायने, उसका जो बयान के जो मतलब है वो यही है, वो एक ही धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू हैं तो डरे हुए रह रहे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही है। सबसे अभी अजीत पवार ने खुलकर इस पर नाराजगी जाहिर की। अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो अपने नेताओं के साथ साथ सहयोगी भी नाराज हैं। अजीत पवार लगातार इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि यह सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास अजीत पवार को लेकर? हाँ, अजीत पवार की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि हमको हमारे क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की कोई रैली नहीं चाहिए। बारामती के लिए तो उन्होंने पीएम मोदी की रैली के लिए मना कर दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए 52 सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमको इन 52 सीटों में किसी सीट पर योगी की रैली नहीं चाहिए। इवन कहा तो यह भी जा रहा है कि वो अमित शाह की रैली भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह के बयान उतने हार्डलाइनर तो नहीं होते जिस तरीके से बीजेपी के, जैसे हमने बताया योगी आदित्यनाथ हुए, हेमंत बिश्वा शर्मा हुए, इन लोगों के जो बयान चलते हैं, लेकिन अमित शाह के बयान भी लगभग उस लाइन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये उन्होंने साफ कह दिया है कि हमको बीजेपी के ऐसे किसी भी नेता की रैली अपनी जो एनसीपी के कैंडिडेट हैं महायुति गठबंधन में, वहाँ उनके क्षेत्र में हमें रैलियां नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप हालत ये है कि वो उनके अपने पोस्टरों पर भी इनके फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। महायुति में रहते हुए भी इस तरीके का जो विवाद मचा हुआ है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही आधी लड़ाई ये लोग हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे का भी बयान आया था। उद्धव ठाकरे का दावा है कि दावा क्या, वो दिखाई भी दे रहा है कि बाला साहब ठाकरे का फोटो जितने भी पार्टियां हैं सब इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो महायुति में हो चाहे वो एमबीए में हो। शिवसेना अपना दावा ठोकती है शिंदे की कि भाई हमारी पार्टी ओरिजिनल है, बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, तो वो बाला साहब ठाकरे के फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके सारे बीजेपी भी कर रही है इस्तेमाल। उद्धव ने तो ये बोल दिया है कि बीजेपी को बाला साहब ठाकरे की जगह मोदी और अमित शाह का फोटो लगाते हुए वोट मांगना चाहिए, लेकिन उनकी ताकत नहीं हो रही है, इसीलिए वो बाला साहब ठाकरे का फोटो लगा रहे हैं। और उन्हीं की गठबंधन में महायुति में अजीत पवार तो बीजेपी के नेताओं के फोटो भी नहीं लगा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का वो भी फोटो लगा रहे हैं, लेकिन वो अमित शाह का फोटो या योगी आदित्यनाथ के फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हालात है वो महायुति गठबंधन में वो ठीक नहीं चल रही है। मतलब महायुति ये मानकर चल रही है कि बाला साहेब के नाम पर अगर कुछ वोट मिल गए तो मिल गए, मोदी और शाह के नाम पर नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में क्योंकि मराठी वोटर वैसे ही उनसे नाराज चल रहा है। बीजेपी आरक्षण का मामला हो या दूसरे के मामले हो, मराठा वोटर शुरुआत से नाराज चल रहा है, क्योंकि जो वहाँ मराठा जो मतदाता है वो आमतौर पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले आपने 2-3 साल में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति वहाँ किसानों की ही हुई है, चाहे प्याज का मामला हो या कपास का मामला हो। जो सबसे ज़्यादा वहाँ के महाराष्ट्र में किसान लोग करते हैं, उनकी फसल पिछली बार खराब भी हुई, तो उनका मुआवजा भी नहीं मिला। आपने देखा होगा पिछले करीब 1 साल तक किसानों के लगातार आंदोलन महाराष्ट्र में चलते रहे। वो नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही है, किसानों की नाराजगी। तो इसीलिए उस नाराजगी से बचने के लिए, कि मराठाओं की नाराजगी से बचने के लिए, ना तो चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को लेकर वो कोई बयान दे रहे हैं, जबकि इशारों में अमित शाह बोल रहे हैं कि हमारा सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, लेकिन आप चुनाव से पहले ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाएंगे। आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मराठाओं की नाराजगी उनको साफ साफ दिखाई दे रही है। इसलिए कोशिश ये हो रही है कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर कुछ वोट मिल जाए या एकनाथ शिंदे को आगे रखकर कुछ वोट मिल जाए। बाकी का पूरा जो मामला है तो वो आप देख ही रहे हैं कि जो पवार हो, चाहे कोई अजीत पवार हो या वो एक तरीके से साफ साफ जो बीजेपी की लाइन है उसके खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। तो मतलब यहाँ पर अजीत पवार ने भी साफ साफ जैसा कहा कि जो ये बीजेपी की विचारधारा है, जिस धर्म की राजनीति के सहारे वो चुनावी मैदान में है, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए वो अपनी अलग लाइन पर, मतलब जो उनकी लाइन है, जो उनकी विचारधारा है, उस पर चलते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी अलग से जारी किया। क्या कुछ था उसमें, मतलब एक विशेष समुदाय को लेकर कुछ चीजें दी गई? हाँ, अजीत पवार ये चीज तो सब पहले ही बोल चुके थे कि हम जितने जो उम्मीदवार उतारेंगे 10% सीटें मुस्लिमों को देंगे, मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में वो भी हैं, और जो इवन जो वक्फ संशोधन विधेयक आया लेके आ रहे हैं उसका भी वो पार्टी विरोध कर रही है।
तो एक तरीके से बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है अजीत पवार जस्ट उसके बिल्कुल खिलाफ दिखाई दे रहे हैं ये, और इसीलिए उन्होंने अपना घोषणा पत्र में, क्योंकि अजीत पवार जो ज्वाइंट घोषणा पत्र आ रहा था, जो चीज़ें रखना चाह रहे थे, बीजेपी ने उसके लिए साफ मना कर दिया था। ना तो बीजेपी तैयार हो रही थी, ना शिंदे तैयार हो रहे थे, तो इसलिए वो बिल्कुल अलग उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। और चुनाव प्रचार भी बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये शिवसेना का और बीजेपी का तो ज्वाइंट रैलियां चल रही हैं, लेकिन आपने अभी तक किसी भी रैली में अजीत पवार को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ में चुनाव प्रचार में करते हुए नहीं देखा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि महायुति गठबंधन नाम का गठबंधन बना हुआ है, लेकिन वो आपस में ही बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपस में 8 से 9 सीटों पर उनके कैंडिडेट आमने सामने हैं, तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर तो बागी कैंडिडेट सामने हैं कि जहां एनसीपी का उम्मीदवार है वहां या तो शिंदे का उम्मीदवार सामने आ गया है या बीजेपी का उम्मीदवार सामने आ गया है। तो वो गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन है। देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार पर उनको भरोसा नहीं है, तो अजीत पवार को इन दोनों पर भरोसा नहीं है कि इनका वोट हमें ट्रांसफर हो पाएगा। तो ये इस समय महाराष्ट्र में जो स्थिति है महायुति गठबंधन में, वो एक दूसरे पर अविश्वास दिखाई दे रहा है, और इसका नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान उनको चुनाव में होता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं इसका असर बिहार में भी पड़ता दिखाई दे रहा है। जो एनडीए में बगावत या एनडीए में जो नाराजगी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, वही नाराजगी जो बीजेपी की राजनीति है उससे बिहार में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार का अभी ताजा एक बयान आया है, पहले वो सुन लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कि हम लोगों ने जो किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम हम लोगों ने किया है। और जो मुस्लिम समुदाय वाला है, जिसको हम आपने पहले आपको बता दिया कि किया, अब उसके लिए तो हम लोगों ने फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी हमने काफी काम कर दिया। मदरसों के सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दे दिया गया। आई लोग वोट लेते रहते थे और कभी कुछ नहीं किए हैं, तो हम तो बाकी कहते रहते हैं कि भाई जो मन करे मुस्लिम को जो करे, लेकिन अब इतना कहेंगे कि भाई हम लोग कितना काम कर दिए आपका। अब बाएं दाएं कहे इधर से उधर होते, और जब इन्हीं लोगों के चक्कर में जाइएगा तो फिर गड़बड़ कर दे लगेगा। हम जब तक हैं, तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी है, सबकी हम लोग सेवा करते हैं और सब के प्रति हम लोग ध्यान देते रहेंगे। इसलिए इस सब बात का ध्यान दीजिए। और आप जानते ही हैं कि सब तरह से हम लोगों ने काम किया। आई लोग कोई काम करता था जी, हम देखो बतवा आपको कभी कभी याद करा देते हैं। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसी बीच हमको भागलपुर में बताया 1989 में हिंदू मुस्लिम दंगा घबरा हुआ था, कुछ नहीं किया। अब आप बता दीजिए 1989 के बाद हम लोग तो 2005 में लाए जी, तो उसके बाद हम लोग जान गए तो 2005 में आए और उसी समय से एक काम किया। 2006 में सबका जांच कराए और जो भी गड़बड़ था उसके खिलाफ एक्शन हुआ, और जो बेचारे लोगों को गड़बड़ करता था उसको भी सरकार की तरफ से सब तरह से मदद दिया गया। तो हर तरह से हम लोग काम करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण पर भी काफी जोर दिया हम लोगों ने, हर तरह से काम किया। कितना काम किया देखिए, जब हम लोग 5 में आए थे तो 6 में क्या किया, तो जितने भी हम लोगों को सबका पंचायती राज संस्थाओं का था, अब उस सब लोगों के इलाज के लिए हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। और उसके अगला साल जो हुआ 6 में ये शुरू हुआ, 7 में शहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पर नीतीश कुमार को हमने सुना, उन्होंने साफ साफ, यहाँ बड़ी बात यह है कि वो गए थे बीजेपी नेता के लिए जो है प्रचार करने, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात करने लगे जो मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ, जो बीजेपी की राजनीति है उसको लेकर। क्या कुछ मायने हैं, क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, क्या बताना चाहेंगे? तो एक्चुअली नीतीश कुमार का जो मुख्य वोट बैंक है वो अति दलित, अति पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम समुदाय उनको वोट करता है। और बीजेपी की जो राजनीति है वो इस वर्ग के एक तरीके से पूरी तरीके से खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को अपना वोट बैंक बचाए रखना है, और इसीलिए वो लगातार ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की जो नीति है, जो रणनीति है, हम उसके साथ में नहीं है।
गिरिराज सिंह की भी पिछले दिनों यात्रा शुरू हुई थी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसका भी नीतीश कुमार ने विरोध किया था। और हालत ये हो गई थी कि बीच में तो ये बातें भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं। आपने अभी कुछ दिनों पहले छठ के पर्व पर 7 नवंबर को अभी जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। ये कार्यक्रम अचानक ही तैयार इसलिए किया गया था कि बीजेपी हाईकमान के पास ये सूचनाएं पहुंच रही थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। और 15 तारीख को नरेंद्र मोदी जमुई पहुंच रहे हैं, उनके कुछ कार्यक्रम में कई योजनाओं का वो लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। और ये बताया जा रहा था कि इस कार्यक्रम में शायद नीतीश कुमार नहीं जाएंगे और सीएम कार्यालय की तरफ से ये मैसेज आ जाएगा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस तरह की जब सूचनाएं दिल्ली तक पहुंची तो उसी के लिए फिर जेपी नड्डा दौड़े दौड़े बिहार पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से उन्होंने बात की है। और इस तक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार से वादा ले लिया है कि 15 तारीख को जब जमुई में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नहीं तो आप देखिएगा, नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली आए थे लेकिन वो प्रधानमंत्री से नहीं मिले, जबकि इससे पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री एनडीए का चंद्रबाबू नायडू जितनी बार भी दिल्ली आते हैं तो उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से होती है, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होती है। लेकिन जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिलते हैं। और जब जेपी नड्डा उससे पहले जब बिहार गए थे तो उस समय भी नीतीश कुमार से उनसे मुलाकात नहीं की थी। लेकिन तब यह कहा गया था कि बीजेपी का वो एक कार्यक्रम है, वो उस कार्यक्रम के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार 2 दिन के लिए दिल्ली आते हैं और बीजेपी किसी नेता से नहीं मिलते हैं, उसके बाद से ही ये दिखने लगा था कि एनडीए के अंदर बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जब नीतीश की नाराजगी की खबरें दिल्ली पहुँचने लगी तो उसके बाद जेपी नड्डा को वहाँ जाना पड़ा, नीतीश से वादा लेना पड़ा कि 15 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप उपस्थित जरूर हो। अब ये देखना होगा 15 तारीख को नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने ये तो साफ क्लियर कर दिया है कि बीजेपी की जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिमों को लेकर, वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव का ही बयान आया था, उन्होंने भी नीतीश कुमार की तारीफ की है। तो लालू यादव का नीतीश कुमार की तारीफ करना, नीतीश कुमार का मुस्लिमों को लेकर बयान देना, एनडीए की बैठक में बीजेपी के नेताओं से कहना कि हमारी सरकार मुस्लिमों के लिए क्या कर रही है, ये चीज़ जाकर आप ज़मीन पर लोगों को बताइए, ये बहुत कुछ इशारा कर रही है कि बिहार में अगले 1 महीने में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और इसका डर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। और अभी तो उपचुनाव चल रहा है तो नीतीश कुमार को मजबूरी है कि वो मंच पर, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक सीट पर जेडीयू का कैंडिडेट भी है, तो वहाँ मंच पर जाएंगे तो उन्हें एनडीए के फेवर में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये राजनीति है। और वो नीतीश कुमार अपना काम कर रहे हैं। लेकिन 23 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार के क्या बयान होते हैं, इस पर सबसे पैनी नज़र होगी कि उसके बाद ही, कोई 25 तारीख से लोकसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। और शीतकालीन सत्र के अंदर ही इस बार बहुत बवाल मचना है। खाली नीतीश कुमार ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, ये सभी बीजेपी से नाराज हैं। और अगर इनका गुट बीजेपी से अलग होता है तो ये मान के चलिएगा महाराष्ट्र में सरकार किसकी आ रही किसकी जा रही है, उससे पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार जाने की आपको दिखने लगेंगी कि भाई सरकार तो दिल्ली के खतरे में पड़ गई है। वैसे भी अभी तक जो सूचना आ रही हैं, जो सर्वे अभी तक आए हैं, उसमें महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है। और उसी के चक्कर में जो बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं कटोंगे बटोंगे या आदिवासियों को घुसपैठ पर, अवैध घुसपैठ पर लेकर, ये अचानक तेज इसीलिए हो गए हैं कि बीजेपी को भी लग रहा है कि उनके पास मुद्दे नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है कि किसी तरीके से धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बंटवारा करो और बहुसंख्यक समुदाय का वोट अपने हिस्से में ले लो। और अगर बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो ये मान के चलिएगा कि दोनों राज्य बीजेपी के हाथ से एक बार फिर जा रहे हैं। यानी मतलब नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि एनडीए की एक बैठक भी बुलाई थी जब गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे थे, उसके बाद ही उस दौरान में ही नीतीश कुमार ने अचानक से अपनी अध्यक्षता में एनडीए की बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में भी अपने कई उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि अगर ये सब अभी नहीं रुका तो वो शायद आगे कोई दूसरा विचार भी कर सकते, प्लान भी उनके पास तैयार है। इसको लेकर क्यों ऐसा वो कहा जा रहा है कि उनके पास प्लान भी तैयार है? इसको लेकर जो राजद के तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं, या लालू यादव का जो अभी हाल ही में कुछ बयान भी आया है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि उन्होंने नरम रुख अपना रखा है नीतीश कुमार को लेकर। हाँ, लालू यादव शुरुआत से ही नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख अपनाए हुए हैं। जब लालू यादव से पहले भी सवाल किया गया कि नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं कि 2 बार महागठबंधन की तरफ जाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, अब वो नहीं जाएंगे, तो लालू यादव ने हमेशा यही सवाल की जवाब दिया है कि नीतीश कुमार ने कहा है तो वही इस बारे में बता सकते हैं कि वो क्यों आए थे साथ में और क्यों चले गए।
इस मामले में हमें कुछ नहीं कहना है। और उसके बाद नीतीश कुमार की तारीफ लालू यादव ने जो की है, उसके बाद से बीजेपी में हड़कंप सा मचा हुआ है कि आखिर आरजेडी के नेता बड़े नेता लालू यादव के सुर अचानक ही नीतीश कुमार के प्रति कैसे बदल गए हैं कि विपक्ष का नेता यदि तारीफ करता है सरकार की तो फिर ये मान के चलिएगा कि राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो एक एक चीज़ बहुत तोल कर बोलते हैं, वो कभी भी ऐसे बयान नहीं देते जिससे उनको भविष्य में नुकसान हो। अगर वो नीतीश की तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यदि नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहते हैं तो बीजेपी इस बयान का फ़ायदा उठाएगी। और लालू यादव ऐसा बयान कभी नहीं देंगे जिससे बीजेपी उनके बयान का कभी फ़ायदा उठा पाए। तो ऐसे में हम ये फिर बोल रहे हैं कि एक महीना अगला बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए, क्योंकि एक महीने के अंदर जो लोकसभा सत्र शुरू होना है, शीतकालीन सत्र, और उससे पहले ही आपको महाराष्ट्र और इनके परिणाम भी आ जाएंगे सामने और उपचुनाव के भी परिणाम आने हैं। बिहार में 4 सीटों के रिजल्ट बता देंगे कि नीतीश कुमार किधर जा रहे हैं। अगर वहाँ 2-2 का मुकाबला भी रहता है या बीजेपी एनडीए गठबंधन की सीटें कम आती हैं तो फिर ये मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी फैसला लेने वाले हैं और फैसला क्या होगा उसके संकेत तो मिलने ही लगे हैं। तो मतलब ये सहयोगी जो नाराज हैं, अजीत पवार, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अजीत पवार ने नाराजगी जाहिर कर दी है कि उन्हें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं आ रहा है। वहीं जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार की तरफ से संकेतों में हिदायत दी जा रही है, अपने जो बीजेपी के नेता हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जाइए बिहार में और जगह जगह जाकर उन योजनाओं का प्रचार कीजिए जो मुस्लिमों के लिए जेडीयू की तरफ से शुरू गई है या एनडीए की तरफ से शुरू की गई है या जो उनके लिए काम किए जा रहे हैं, और उन्हें ये भी बताइए कि आगे और भी क्या योजना लेकर आने वाले। और अभी ताजा बयान जो हमने अभी सुनाया आपको वो ये कि वो बीजेपी नेता के लिए जो है चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उस दौरान भी उन्होंने बीजेपी नेता के लिए चुनाव प्रचार करने से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लिए क्या काम हुए एनडीए में या क्या काम किए जेडीयू ने, उसकी बात वो ज्यादा करते हुए यहां पर नजर आए। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आप हमारी विचारधारा के साथ नहीं चलेंगे तो हम आपकी विचारधारा के साथ नहीं चल पाएंगे और ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। इसी के अलावा जयंत चौधरी का भी एक बयान है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं योगी के बयान से किनारा कर लिया है। क्या कुछ था उसके बारे में क्या अपडेट है बताइए। हाँ, उपचुनाव चल रहा है। जयंत चौधरी से भी पूछा गया था, सवाल यह किया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने बटोंगे और कटोंगे का बयान दिया है, इस पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई थी। जयंत चौधरी पत्रकारों से सवाल का जवाब दे रहे थे और जैसे ही यह सवाल उनसे किया गया उन्होंने पत्रकार वार्ता खत्म कर दी और चले गए। और उनका सीधा सीधा कहना था कि भाई जिसने ये बोला है उसी से सवाल कीजिएगा। यानी जयंत चौधरी चुनाव के कारण इस समय उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको भी उपचुनाव में बीजेपी की इस समय जरूरत पड़ रही है। नहीं तो उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि इस बयान के साथ में वो नहीं है। इससे पहले भी जब भी चाहे बुलडोजर वाला मामला रहा हो चाहे दूसरा मामला रहा हो, जयंत चौधरी ने खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बयान दिया है और उन्होंने कभी भी इस तरीके की चीज़ का समर्थन नहीं किया है। और वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीति जयंत चौधरी करते हैं और जाट और मुस्लिम उनका वोट बैंक है, इसके अलावा उनको बाकी थोड़ा बहुत वोट मिलता है। और जो यूपी सरकार की जो नीति है वो सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण की नीति है और उसमें सीधा टारगेट एक ही समुदाय है। और जयंत चौधरी की राजनीति सबसे बड़ी उनके साथ में मुसीबत यही है कि सरकार के साथ हैं और सरकार के फैसले का वो समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। और बीजेपी के साथ जाना, ये तो पहले उनके समर्थक भी जब बीजेपी के साथ वो गए थे तो उनके समर्थकों ने भी चेतावनी दी थी कि इससे जयंत चौधरी की राजनीति का जो भविष्य है वो संकट में फंस जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने 5 साल बीजेपी के साथ सरकार चलाई, 6 महीने पहले वो अलग हो गए थे, तब भी कहा गया था कि दुष्यंत चौटाला का ये फैसला उनके भविष्य की राजनीति पर बहुत ही घातक हो सकता है और वो हुआ भी। और वही हालत आप देखेंगे यदि जयंत चौधरी ने अपना स्टैंड नहीं बदला तो वही हालत जयंत चौधरी की भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव तो खैर अभी हुए हैं। लेकिन जयंत चौधरी को डिसीजन लेना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो किधर है। यदि खाली यही कि वो जो है योगी आदित्यनाथ इस पर सफाई दें उससे काम नहीं चलेगा, उन्हें इस पर फैसला लेना पड़ेगा। और जो मामला आना है वो हम बता चुके हैं कि वक्फ विधेयक अभी शीतकालीन सत्र में पेश होना है, उसी पर बीजेपी के अंदर एनडीए के अंदर बवाल मचेगा और उससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव परिणाम है वो बता देंगे कि ये सरकार कितने दिन तक चलनी है।
यानी अपने सहयोगियों के निशाने पर है खुद बीजेपी। बीजेपी के अपने नेता ही कह रहे हैं, जैसे गडकरी का बयान आया है कि जो बाहरी लोग हैं उन्होंने कुछ बदलाव किए और जो बाहरी, अगर कोई फसल पर कोई बाहरी आज के बैठ जाता है तो कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये मायने निकाले जा रहे हैं कि गडकरी ने सीधे सीधे जो हेमंता विश्वा शर्मा है या दूसरे जो नेता हैं जो बाहर से आए हैं बीजेपी में और उन्हें बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया गया है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और वो इस तरह के बयान बाहर से आकर दे रहे हैं सिर्फ अपना नंबर बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह के बयानों को बीजेपी आलाकमान पसंद करते हैं और इससे उनकी राजनीति चमकती है। तो एक के बाद आप जानते हैं हेमंता विश्वा शर्मा लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। वहीं अगर सीएम योगी की बात की जाए वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, और बटेंगे तो कटेंगे बयान पर जो बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही थी, जो बीजेपी उसको अपने पक्ष में भुनाने के लिए और अपने जो जनता को लुभाने की जो कोशिश कर रही थी, जो राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, और उस राजनीति को देखना ऐसे समझ में आया कि खुद जो नारा दिया गया जो योगी की तरफ से उसके पोस्टर्स बाकायदा छपे। लेकिन जब बीजेपी इस बयान के चलते बैकफुट पर नजर आने लगी, जब विपक्ष इस पर हमलावर हुआ, जब सहयोगियों ने नाराजगी जाहिर करी, तो इसके बाद बीजेपी के जो नेता थे वो इससे बचते हुए नजर आए। जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई पार्टी का नारा नहीं है, ये योगी ने अपना बयान दिया है और बयान और नारे में फर्क होता है। इस तरह से वो बचते नजर आए। उसके बाद जो बटेंगे तो कटेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ बयान को थोड़ा सा बदल दिया गया और फिर उसके बाद एक है तो सेफ है बयान दिया गया। यानी बीजेपी खुद समझ रही है कि ये जो बयान है वो उसके लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए अब बैक स्टेप लेती नजर आ रही है। और जिस तरह से अब सहयोगी भी नाराज हैं, चाहे वो अजीत पवार, उन्होंने खुलकर कह दिया कि ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, जिस राज्य में ये सब चलता है वहीं जाके करें, दूसरे राज्य के लोग यहां आकर इस तरह के बयान ना दें। वहीं दूसरी तरफ गडकरी के बयान की तो चर्चा जोरों से हो ही रही है। वहीं जयंत चौधरी ने भी नाराजगी इनडायरेक्टली जताई है, उन्होंने इस पर ना कुछ कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। जिस तरह से वो बयान से कटते हुए नजर आए, बचते नजर आए, उसमें यह साफ दिखा कि ये मजबूरी है कि उन्हें इस बयान पर साइलेंट रहना पड़ रहा है, जबकि उन्हें ये बयान पसंद नहीं आ रहा है। इसी तरह नीतीश कुमार तो खुलकर बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी विचारधारा के हिसाब से नहीं चलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर तेजी से घेर लिया है बीजेपी को। लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे दूसरे और नेता हो, उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। तो फिलहाल हम मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं सबसे पहले, उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले इतना बोलते थे कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में क्या किया, क्या किया? हम कुछ किए इसलिए तो मोदी साहब आप जिंदा है। अगर हम नहीं करते तो तुम प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनते थे। हमने संविधान को बचाया, लोकतंत्र को बचाया, इसीलिए तो आप आज जिंदा है। नहीं तो आज अगर संविधान नहीं होती, अगर लोकतंत्र नहीं होता, मोदी साहब आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। वो तो ध्यान में रखो। उसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। क्यों अपने लिए? मैं ये कहूंगा कि अपने लिए इसलिए जरूरी है, अगर संविधान बचता है तो हम लोग लोकसभा में जा सकते हैं, स्टेट में गवर्नमेंट बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, जिला पंचायत मेंबर बन सकते हैं, मेयर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। ये सब मुमकिन कब है? अगर संविधान सुरक्षित है तो मुमकिन है, नहीं तो नहीं। लेकिन मोदी जी इधर देख रहे नहीं। जिस हथियार से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री बना, उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे, जड़ से निकाल फेंकने की कोशिश कर रहे, और आरएसएस उसके पीछे है। यानी खड़गे ने आरएसएस को, बीजेपी को, सभी को निशाने पर ले लिया और कांग्रेस अध्यक्ष तेजी से, मतलब उन्होंने निशाना साधा है कि इस तरह की जो राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है, और इस तरह की चीजें उन्होंने कही। और क्या कुछ कहना चाह रहे थे खड़गे आप?
हाँ, एक्चुअल में जो संविधान को लेकर जो लड़ाई शुरू की थी लोकसभा चुनाव से, उस लड़ाई को विधानसभा चुनाव में भी जो इंडिया गठबंधन है वो लड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि ये संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान की जगह ये मनुस्मृति लेके आना चाह रहे हैं, जिसमें जो दलित समाज है उसको कोई अधिकार हक नहीं मिलेगा, दलित और ओबीसी को, बस कुछ जो जातियाँ हैं उन्हीं के पास में सारे अधिकार रहेंगे। सिर्फ चुनाव के समय क्योंकि वोट बैंक है इसलिए उनकी बात की जाती है कि लेकिन जब सरकार में होते हैं तब उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं। राहुल गांधी तो लगातार इस चीज़ को उठा रहे हैं कि जो आपके 90 जो सेक्रेटरी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज से आते हैं। उनकी संख्या 3% भी नहीं है। और जो उसके बाद वो जिस विभाग में है उस विभाग को जो बजट दिया जाता है वो उसकी जो आपका टोटल बजट है वो कितने % बजट है, नाम मात्र का बजट दिया जा रहा है। यानी आप सिर्फ बोल रहे हैं, आपके बयानों में होता है, लेकिन वो चीज़ आप दिखा नहीं रहे हैं। और इस बार तो बहुमत नहीं मिला, नहीं तो आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो उम्मीदवार थे, नेता थे, उनके बयान आप देख लीजिए कि हम संविधान बदल देंगे। अब तो बहुमत में ही नहीं है संविधान बदलने की, तो अब तो संविधान को माथे पर लगाना पड़ रहा है। तो उसी को लेकर जो खड़गे जी का बयान था कि ये जो इनका बयान चल रहा है, कटेंगे मरेंगे, जो भी बात चल रही है, वो खाली इसीलिए कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और जो आप संविधान की बात करते हैं, बीजेपी को यदि सत्ता मिली तो इस संविधान के बदौलत मिली, नहीं तो कोई राजशाही चल रही होती तो चुनाव ही नहीं चल रहा होता। तो फिर तो आप ये मान के चलिएगा कि विपक्ष में आपको बोलने का भी अधिकार नहीं होता। और इसी संविधान के बदौलत ही देश का इतना विकास हुआ है। और वो जबकि बीजेपी का कहना रहता है कि भाई 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो देश का विकास हुआ है, जो आज इतनी तेज़ी से देश के ऊपर आया है, वो उसी संविधान और कांग्रेस के शासनकाल की ही देन है। और आज की हालत क्या है जो आप देख ही रहे हैं। बाकी सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी कभी भी किसी भी चुनाव में अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांगती है। वोट किसी चीज़ पर मांगा जा रहा है, लड़ेंगे तो कटेंगे, अवैध घुसपैठ। यदि आप अवैध घुसपैठ की बात कर रहे हैं तो घुसपैठ रोकना किसका अधिकार है? राज्य सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी का काम नहीं करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी का काम हमेशा केंद्र का होता है। यदि घुसपैठिए आ रहे हैं तो फिर भाई इसकी जांच करानी चाहिए कि गलती किसकी है। किसी राज्य सरकार का काम तो है नहीं कि अवैध घुसपैठ को रोके। राज्य के अंदर यदि कोई अवैध घुसपैठ आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसको रोकना चाहिए। आज यदि पाकिस्तान बॉर्डर से अवैध घुसपैठ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है, म्यांमार बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है, या कहीं और से हो रही है, तो ये गलती किसकी है? यदि एक पश्चिम बंगाल की सरकार छोड़ दिया है तो बाकी सभी जगह तो सरकार इन्हीं की है। झारखंड का बॉर्डर तो बांग्लादेश से मिलता भी नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ घुसपैठ हो रही है। तो सबसे पहले तो बीजेपी को खुद ही जांच करानी चाहिए कि भाई लूप होल कहाँ पर है, क्योंकि गलतियाँ यदि कमियाँ निकलेंगी तो सरकार के अंदर ही कमियाँ निकलेंगी। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान की एक बार फिर बात की, जैसे कि राहुल गांधी लगातार संविधान सम्मेलन भी कर रहे हैं, यानी बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है और लगातार संविधान के मुद्दे को उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहीं कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर जो बीजेपी अपने फायदे के लिए उसे भुनाने की जो कोशिश कर रही थी, उस पर सहयोगी भी हमलावर हो गए, बीजेपी के अपने नेता भी हमलावर हो गए और विपक्ष की तरफ से तो करारा जवाब दिया ही जा रहा है। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, इस तरह के बयान। वहीं सपा प्रमुख की तरफ से पोस्टर्स बाकायदा इसके पलटवार में छपवाए गए थे और जगह जगह लगे हुए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके अलावा अभी एक हाल में एक और पोस्टर सपा की तरफ से लगवाया गया है और जिसको हम देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर भी है। मैं चाहूंगी कि इसे बड़े में लेकर आए, यहाँ पर दिखाएं और उस पर क्या कुछ लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ। उस पर लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। तो यहां पर इस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी इस तरह की राजनीति जो करती रही है, हमेशा से धर्म के आधार पर राजनीति, काटने बांटने की जो राजनीति करती रही है, उसका अब काट विपक्ष की तरफ से ढूंढ ली गई है। और इसी को लेकर हेमंत सोरेन है, उन्होंने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते हैं। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछे इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहां 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा।
तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और लेकिन अभी जो है हेमंत सोरेन को हमने सुना, उन्होंने एक बार फिर काफी तल्ख तेवर दिखाए हैं बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसको लेकर। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कुछ गिद्ध आ गए हैं यहाँ पर और उन्हें जो है धनुष तीर उठाइए और उन्हें मार गिराइए। तो ये लगातार बीजेपी अपना जो बयानबाजी है या जिस तरह की राजनीति कर रही है उस पर अपने ही उसमें घिरती चली जा रही है और बीजेपी से लेकर एनडीए तक में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई रखी हैं। तो इस तरह से यहां पर देखा जाए तो बीजेपी चौतरफा अभी घिरी हुई है। बीजेपी के अपने नेता भी नाराज हैं, सहयोगी भी नाराज है और एक तरह से देखा जाए अगर विपक्ष काट ढूंढ भी रहा है तो एक तरह से बीजेपी शायद उसका पलटवार भी ढूंढ लेती। लेकिन जब अपने ही लोग नाराज हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ी हो जाएगी और ये बीजेपी भी समझ रही है। और यही एक वजह है कि पहले बटेंगे कटेंगे के जो पोस्टर्स लगाए गए जगह जगह, अब उससे बीजेपी के अपने नेता ही पीछा छुड़ाते दिखाई दे रहे हैं और बयान को थोड़ा सा बदल दिया गया है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि बीजेपी को उससे भी कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये सब अभी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ अपडेट आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।